नमस्ते, मैं राजेश जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट द 70 सोल माई वारासिवनी डेज। आज के इस विशेष अंक का आरंभ मैं अपने जीवन के उस स्तंभ के साथ कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे चलना और संभलना सिखाया। मेरे पिता, सच्चे अनुकरणीय नायक। यह आलेख मैंने आज से 14 वर्ष पूर्व अप्रैल 2012 में लिखा था। मुझे आज भी स्मरण है जब मैंने यह आलेख उन्हें पढ़कर सुनाया था। उनकी आंखों की चमक और उनमें संतोष के भाव आज भी मेरे मानस पटल पर अंकित हैं। आज वर्ष 2026 में जब मैं ये शब्द आपके सामने AI वॉइस में सुनने के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, तब पिताजी और माँ दोनों ही हमारे बीच नहीं हैं। मेरे पिताजी वर्ष 2014 में परलोकवासी हो चुके हैं, लेकिन उनके संस्कार और वारासिवनी की उन गलियों में उनके साथ बिताए 70 के दशक के वो दिन आज भी इस लेख के माध्यम से जीवित हैं। आइए सुनते हैं एक पुत्र की दृष्टि से उसके पिता की अनकही कहानी। मेरे पिता स्मृतिशेष श्री मदनलाल जी जैन। उन्हें मैंने अपने बचपन के उस दिन से जबकि मुझे ज्ञान बोध प्रारंभ हुआ, परिवार के भरण पोषण, बच्चों के लालन पालन हेतु अपने व्यापार में निरंतर परिश्रम करते पाया ताकि वे आवश्यक धन कमा सके। छोटे कस्बे में स्कूल के बाद की शिक्षा संभव नहीं थी, अतः उन्होंने नागपुर जाकर कॉलेज में प्रवेश लिया। लेकिन हमारे दादाजी ने परिवार के लिए व्यापार कार्य में और भी हाथों का सहयोग प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से उन्हें उनके कॉलेज की शिक्षा पूरी होने के पूर्व ही वापस बुला लिया। इस तरह मेरे पिताजी के मन में एक अपूर्ण रह गई कामना ने घर कर लिया। तभी उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, वे स्वयं तो अधिक पढ़ नहीं सके, मगर वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा अवश्य दिलाएंगे। दादाजी के पूर्व व्यापार से घर के खर्चे की पूर्ति होती ना देख उन्होंने 1956 में व्यापार बदल दिया। इसी वर्ष पिताजी का विवाह हुआ और मेरी मां के रूप में एक बहुत ही शांत, विवेकशील, सुशील तथा गृह कार्य में दक्ष जीवन संगिनी उन्हें मिल गई। मेरी बड़ी बहन, बाद में मैं तथा मेरे 2 और छोटे भाई बहन एक के बाद एक सदस्य पिताजी के, उनके माता पिता और भाई के परिवार के साथ संयुक्त परिवार में जुड़ते चले गए। परिवार के सभी सदस्य व्यापार के लिए उनके अथक परिश्रम के प्रत्यक्ष साक्षी बने। व्यापार के सिलसिले में सप्ताह में 1-2 दिन उन्हें नागपुर, जबलपुर या बंबई जाना होता था। उन दिनों मैं बच्चा था। मेरा मन उनके इस तरह जाने से तब तक भयभीत रहता जब तक उन्हें घर वापस आया देख नहीं लेता। मैं पुनः घबरा जाता जिस दिन वे अपने अगले व्यापारिक दौरे के लिए तैयारी करते। खैर, ये दिन अतीत हुए। फिल्म के एक गीत को वे बहुत मन से सुनते हैं, वो है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। इसी भावना को मन में रखकर उन्होंने हम सभी का लालन पालन पर्याप्त गंभीरता से किया। उनके मन की मैं जानता हूँ। कभी कभी इस विचार से मैं आत्मग्लानि अनुभव करता हूँ कि 51 वर्ष की उम्र तक मैं उतनी गरिमा में जगह तक नहीं पहुँच पाया। किसी का जहाँ होना उस गीत के भाव का साकार होना माना जाता है। पिताजी को स्वयं जीवन में बहुत उपभोग करते हमने नहीं देखा। उनका जीवन पारिवारिक कर्तव्य निर्वाह की पर्याप्तता की जीती जागती तस्वीर में निरूपित करूं, यही सर्वथा उपयुक्त होगा। उन्होंने हम सभी को अच्छी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बचपन से ही हमसे मित्रवत चर्चा करने का क्रम रखा। सदैव वे हमें महापुरुषों के जीवन की अनुकरणीय अंश सुनाते रहे। अधिक का उल्लेख तो विषयांतर होगा, किंतु उदाहरण के लिए अवश्य ही यहाँ एक संदेश उल्लेखित कर रहा हूँ। मेरा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं जिसमें मैं मुर्दों को दफनाऊं। ये कथन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। मेरे पिताजी नोबेल पुरस्कार विजेता बर्नार्ड शॉ से, जो एक अंग्रेज थे, के शाकाहार के पक्ष में इस कथन के कारण बहुत प्रभावित थे। हम बच्चों को ये बताने के पीछे पिताजी की भावना शाकाहार के पक्ष में हमारी दृढ़ता सुनिश्चित करने की थी, जिसे कह सकते हैं सुसंस्कार हमारे माता पिता द्वारा और अन्य बड़ों के द्वारा बचपन से उपलब्ध कराए गए। ये हमारा सौभाग्य रहा। मेरी बड़ी बहन ने जब स्कूली शिक्षा पूर्ण की तो मेरे दादाजी उनकी कॉलेज में शिक्षा नहीं चाहते थे। पिताजी की उनसे मत भिन्नता थी, पर घर की शांति के महत्व को समझते हुए उन्होंने तब हट नहीं किया। लेकिन जैसा कहा जाता है, अगर उद्देश्य अच्छा है तो भगवान का साथ मिल जाता है। उसी समय मेरे दादाजी 3 महीने की धर्म यात्रा को बाहर गए और उनकी अनुपस्थिति में पिताजी द्वारा मेरी बहन को कॉलेज में प्रवेश दिलवा दिया गया। तब हमारे कस्बाई परिवेश में मोहल्ले पड़ोस से कम ही लड़कियां कॉलेज जा पा रही थीं। हम सभी भाई बहनों को पिताजी ने अच्छी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए।
उनके प्रोत्साहन से ही मैं तब इंजीनियर बना जब मैं इंजीनियरिंग के 5 वर्षीय कोर्स अवधि में उनसे कम से कम 10 बार कोर्स छोड़ने की हट करता रहा था। मुझे परिवार से दूर रहना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने हर बार कहा, तुम सिर्फ मेहनत करो, परिणाम जो भी रहेगा मैं कुछ बुरा तुमसे नहीं कहूँगा। व्यय की चिंता न करो, जो तुम्हारी आवश्यकता होगी वो मैं दूंगा। इस तरह वे दृढ़ न होते तो मैं इंजीनियर न बनता। मेरा संकल्प कमजोर था। मैं इंजीनियर बना और सिर्फ इस बात से प्रसन्न और संतुष्ट हुआ कि मेरा बेटा इंजीनियर है। ये कहने में उनके स्वर में हमेशा गौरव परिलक्षित होता है। समय आने पर हम सभी का विवाह उन्होंने हमारी इच्छाओं को महत्व देते हुए करवाया। बहनों के विवाह में उनका जोर इस बात पर रहा कि उनका ससुराल शहर में हो, जहां उनके जीवन में ग्राम्य समाज की विपरीतता तथा कठिनता कम झेलने मिले। मेरा और भाई का विवाह करते हुए इस आधुनिकता का उन्होंने परिचय प्रस्तुत किया कि दहेज सामाजिक बुराई है। उन्होंने हमारी ससुराल से दहेज की कोई मांग नहीं की। उन्होंने हमारी लालन पालन में धन व्ययता की कमी कभी अनुभव नहीं होने दी, किंतु हम अधिकता का दुरुपयोग न करें इसका भी ध्यान हमेशा रखा। वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि हम कोई बुरे व्यसन न डाल बैठे। उन्होंने घर एवं व्यापार को ही अपने जीवन का लक्ष्य रखा। उन्होंने व्यापार में ग्राहकों से कमाया जाने वाला लाभ कम और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण वस्तु बेची जाए, इसी लक्ष्य को प्रधानता दी। जुआ और अन्य व्यसनों से हमेशा दूर रहे। उन्होंने हमें उधार न लेने की सीख हमेशा दी। जितनी चादर है उतने पैर पसारना ही सिखाया, यानी नैतिकता पर जोर दिया। उन्होंने जब मुझे बुलेट मोटरसाइकिल ड्राइव करना सिखाया, तब मेरी तेज चलाने की प्रवृत्ति से वे घबरा जाते थे। बार बार कहने पर भी जब मैं स्पीड पर अंकुश न लगाता, तब एक दिन उन्होंने नाराजगी दिखाई। वे बोले, गाड़ी रोको, मुझे उतार दो, चलाओ 100 किलोमीटर की रफ्तार से, तोड़ लो हाथ पैर और फिर जीवन में कभी इसे ना चला पाने को मजबूर हो जाना। उनकी इस बात का मुझ पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा। मैंने संदेश ग्रहण कर लिया कि नियंत्रण जितना कर सकते हैं उससे अधिक की स्पीड अपने लिए और सड़क पर चलने वाले अन्य के लिए घातक होगी। आज पिताजी 80 वर्ष के हैं। घुटनों की समस्या के कारण उनका वॉकर के बिना चलना संभव नहीं है। फिर भी व्यापार कर रहे हैं। घर के दरवाजे तक वॉकर पर आते हैं। एक्टिवा पर बैठकर कम गति से अपनी शॉप तक आ जाते हैं। वहां बैठकर व्यापार करते हैं। आज की पीढ़ी एवं मार्केट के अन्य व्यापारियों को मार्गदर्शन देना वे अपना दायित्व मानते हैं। साथ ही व्यापारी भी श्रद्धा और आदर से उनकी सुनते और मानते हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, ये सब अब ना करो। उन्होंने कहा, नहीं, जिस दिन रुक गया उस दिन दोबारा उठ खड़ा होना संभव ना होगा। मुझे मानना पड़ा और सहमत होना पड़ा। आज वे हमारे कस्बाई जन्म स्थान में कर्मठता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां उनकी मेहनत और सोच के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे समाज के लिए वे एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। प्रायः मुझे अपने आप पर ग्लानि होती है कि वर्ष में महीने 15 दिन भी उनकी सेवा में उपस्थित नहीं होने पाता हूँ। आज भी वे ही हमारे कार्य कर देते हैं। जब कभी भी मैं कार से यात्रा उपरांत घर पहुंचता हूँ, तब रास्ते में गंदी हो गई कार को वे ही पाइप से पानी की बौछार करते हुए साफ करने में जुट जाते हैं। अभी दिसंबर में जब मैं गृहनगर पहुंचा, रात्रि में मैंने मच्छरदानी लगाई, उसमें एक छेद देखा, कहा, बाबूजी, इस छेद से शायद मच्छर आ जाएंगे। सफर की थकान से ये कहते हुए ही जब मैं अर्ध निद्रा में पहुंचा, तब देखा बाबूजी सुई धागा लिए वो छेद सिल रहे थे। कैसे तो उन्होंने माँ की मदद से सुई में धागा पिरोया होगा, कैसे मच्छरदानी को सिला होगा, लेकिन पुत्र प्रेम में कठिनाई में भी कार्य को संपन्न कर दिया। ये छोटी सी लगने वाली बात पिता का पुत्र से स्नेह का अद्भुत उदाहरण में से एक माना जा सकता है। आज भी वे पुरानी आदत अनुसार पुनः महापुरुषों के संदेशों में से एक का उल्लेख करते हैं। कहते हैं, मौत से मैं नहीं घबराता, घबराता हूँ पराश्रित होकर प्राण त्यागने से। हम पर से पिता का कर्ज कभी ना उतर पाएगा। मैं बारंबार श्रद्धावनत हूँ उनके चरण कमल में। नमस्ते। द 70 सोल माय वारासिवनी डेज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश जैन। पिछले अंक में आपने मेरे पिताजी के बारे में सुना। आज का यह अंक मेरी उस शक्ति को समर्पित है जिसे मैं पीयूष स्रोत कहता हूँ, मेरी ममतामयी माँ। ये संस्मरण भी मैंने अप्रैल 2012 में ही लेखनीबद्ध किया था। माँ ने जब इसे पढ़ा था तो उनकी वो सहज मुस्कान ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार बन गई थी। नियति का चक्र देखिए, माँ भी वर्ष 2020 में हमें छोड़कर परलोक सिधार गई।
आज वे सशरीर हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी सादगी, उनकी दृढ़ता और उनकी ममता की सुगंध आज भी वारासिवनी के हमारे उस पुश्तैनी घर की दीवार दीवार में रची बसी है। चलिए, मैं आज आपको मिलवाता हूँ उस शांत और दृढ़ महिला से जो मेरे व्यक्तित्व की नींव है, मेरी ममतामयी माँ। नारी, तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नद पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कवि की इस कल्पना एवं उनकी लेखनी को नमन, पर हाँ, मेरी माँ पीयूष स्रोत ही है। अपने जन्म के कुछ ही वर्षों में उनके पिता की मृत्यु हो जाने पर पितृ छाया, पितृ स्नेह से वंचित मेरी माँ का पालन पोषण हमारी नानी ने अपनी मंझली बेटी के परिवार में रहकर किया। हमारी नानी एवं माँ का दुख तब और गहरा हुआ जब मेरी माँ के एकमात्र भाई भी मात्र 10 वर्ष की उम्र में चल बसे। कुशाग्र बुद्धि की धारक मेरी माँ 8वीं तक की ही शिक्षा प्राप्त कर पाई, क्योंकि उस काल में कन्याओं के लिए ठीक एवं पृथक विद्यालय कम ही होते थे। साथ ही 40-50 के दशकों में स्त्री जाति के लिए इतना पढ़ लेना पर्याप्त माना जाता था। कठिनाई में बचपन गुजारने के बाद वर्ष 1956 में मेरी मां का विवाह हुआ और अपनी 16 वर्ष की उम्र में ही वे मेरे पिताजी की सच्ची परामर्शदात्री एवं प्रेरणा स्रोत बनकर अपने ससुराल में आ गईं। कोई मां रूपवान ना भी हो, तब भी वो बच्चों को प्यारी ही होती है। मेरी मां रूपवान, बुद्धिमान, अल्पभाषी है ही, साथ ही उन्होंने स्वयं में सहनशीलता को भी अपने व्यक्तित्व में संजोया हुआ है। संभवतः ये गुण पितृ छाया से वंचित होने तथा विषमताओं में बचपन व्यतीत करने से आया हो। माँ के बारे में लिखे अपने आलेख में अगर मैं यहाँ अपने मौसाजी का जिक्र न करूँ तो यह उन पर एक अन्याय करना होगा। मेरे मौसाजी एक अत्यंत परिश्रमी, सच्चे लेकिन ठेठभाषी व्यक्ति थे। उनके अपने बच्चों एवं परिवार के लिए भी उनका कमाया जा रहा शायद पर्याप्त नहीं होता था। तब भी उन्होंने मेरी नानी तथा माँ को अपने घर में स्थान दिया था। मेरी माँ को पितृविहीनता के बोध को कम करने में वे सहायक हुए थे। वास्तव में वे मेरी नानी के, मेरे पिताजी जैसे दामाद ही थे, तथापि वे नानी के पुत्र और मेरी माँ के भाई बनकर रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में हमारी मौसी के साथ मिलकर मेरी माँ के मायके जैसा घर उपलब्ध कराया। मौसाजी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। अपने परिवार के साधारण जीवन यापन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दिन रात परिश्रम करना होता था। धन्य है ऐसे महामानव, वे कितने सरल एवं साधारण वेश में हमारे पूर्व समाज में विद्यमान होते थे। हम बचपन से ही अपने मौसाजी के त्याग के साक्षी रहे थे। आज हमारे मौसाजी एवं मौसी नहीं है, मगर उनकी पुण्य स्मृति हम सभी भाई बहन के मानस पटल पर आजीवन बनी रहने वाली है। हमारा बचपन मेरी माँ की ममता की छाया में बीता। सुबह मंदिर दर्शन से उनकी दिनचर्या आरंभ होती थी, फिर वे घर वापसी पर नाश्ते भोजन की तैयारी में व्यस्त हो जाती। उस समय जैन परिवारों में नाश्ते पकवान का बाहर से लाने का चलन नहीं था। घर के अन्य कार्य एवं हम बच्चों के स्कूली गृह कार्य भी वही करवाया करती। आज भी घर में ही वो विभिन्न तरह के खाद्य व्यंजन बनाया करती हैं। हमारे छोटे नगर के छोटे समाज में विवाह पर अथवा बीमार दुखी के घरों में उनके दुख में सम्मिलित होने और उन्हें सांत्वना दिए जाने का रिवाज रहा है। इन सब में सुबह से रात्रि तक व्यस्तता की उनकी दिनचर्या रहती थी। तब सास ससुर के प्रति आदर और मर्यादा भी आज की तुलना में कठिन होते थे। उन्होंने इन सब में संतुलन रखते हुए निभाया है। उन्होंने एक अत्यंत अच्छी बहू के रूप में प्रशंसा भी अर्जित की। मेरी माँ के बोलचाल एवं व्यवहार आस पड़ोस में इस तरह का रहा है कि वे कभी किसी विवाद में नहीं रही हैं। वास्तव में वे पर निंदा के कथन कभी नहीं करती हैं। सुन लेना तो उन्हें आता है, लेकिन पीठ पीछे किसी के बारे में बुरी टिप्पणी करना उनके स्वभाव में नहीं है। वे स्वभाव से धार्मिक हैं। बच्चों को धार्मिक संस्कार सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में पंडित जी के उपलब्ध न होने पर उन्होंने कुछ वर्षों तक बच्चों की पाठशाला लेकर पढ़ाया भी है। साधर्मी महिलाओं से धर्म ग्रंथों के माध्यम से उनके धर्म चर्चा का क्रम आज भी चलता है। वे अपने सारे कर्तव्यों को बिना किसी शिकवे शिकायत के निभाती रही हैं। आज जब उनकी शारीरिक परिश्रम की शक्ति क्षीण हो गई है, तब भी वे अपने शक्ति अनुरूप गृह कार्य अवश्य ढूंढ लेती हैं और धीमी गति से ही सही उसे पूरा करती रहती हैं। मेरे पिताजी उन्हें कभी कोई जटिल सा व्यापारिक हिसाब किताब देते हैं, तब वे उनकी चपलता से पूर्ण कर लेने पर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मेरी माँ भले ही 8वीं पास हैं, पर गणित में उनकी प्रवीणता का लोहा पिताजी को मानना होता है। वे हम सभी और मेरे पिताजी के लिए किस तरह का खान पान उचित है, इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं। अब पिताजी को डायबिटीज है। माँ के द्वारा खान पान के परहेज की टोका टोकी से कई बार वे खिन्न हो जाते हैं,
मगर बिना भय के जब आवश्यकता लगती है माँ उन पर सख्ती करती है। बाद में पिताजी भी उनकी हितैषी भावना की प्रशंसा ही करते हैं। शांत सरल दिखने वाली मेरी माँ वास्तव में एक बहुत ही दृढ़ महिला है। उन्हें जो उचित लगता है वो करने में उनकी दृढ़ता अनुकरणीय है, मगर हाँ, ऐसा करने में वे ये सावधानी अवश्य रखती हैं कि उनसे कोई किसी तरह का द्वेष या बैर ना मान बैठे। वर्ष 79 में मेरे पिताजी को पेप्टिक अल्सर हो गया। डॉक्टर ने कुछ परहेज बताए ताकि ऑपरेशन के बिना रोग ठीक किया जा सके। मेरी माँ ने दृढ़ता से कुछ महीनों तक ऐसे स्वादिष्ट खाद्य व्यंजन तैयार नहीं किए जिन्हें देखकर पिताजी ललचा कर खा लेवे और बाद में समस्या खड़ी हो। इस तरह पिताजी का अल्सर बिना ऑपरेशन के ठीक हुआ। माँ की ऐसी सख्ती के कारण कुछ समय तक घर के सभी अन्य सदस्यों को भी परहेज का अवश्य सामना करना पड़ा। एक दिन मैंने उनसे कहा, बाबूजी का मनोबल प्रशंसनीय है और आपका आत्मबल। मेरे इस कथन पर वे हंसने लगी और उन्होंने कहा, तुम अच्छा विश्लेषण करते हो। अब वे क्षीण काया हो गई हैं, लेकिन वे स्वयं 73 वर्ष एवं मेरे पिताजी 80 वर्ष की उम्र में जितने पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, मेरी माँ के आत्मबल को ही इस बात का अधिकांश श्रेय जाता है। मेरी माँ एवं पिताजी की युगल जोड़ी एक दूसरे की पूरक है। पुत्र के रूप में उनके चरण वंदन एवं स्मरण करते हुए एक गीत की पंक्तियां लिखूंगा। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ये माँ तेरी सूरत से अलग, भगवान की सूरत क्या होगी। हमें हमारे सच्चे नायकों को अपने घर, परिवार, पास पड़ोस एवं शहर में भी पहचानना चाहिए। ऐसे सच्चे व्यक्तियों का अनुकरण करने पर हमारे समाज में से अशांति, असुरक्षा एवं अविश्वास का वातावरण समाप्त होता है एवं स्वस्थ वातावरण निर्मित किया जा सकता है। आज जब मैं इन स्मृतियों को स्वर दे रहा हूँ तो पिताजी और माँ के भौतिक रूप से न होने के बावजूद उनकी उपस्थिति को अपने आसपास हर क्षण अनुभव करता हूँ। उनके दिए हुए शिक्षा और संस्कार मेरे भीतर एक ऐसी ज्योति की तरह जल रहे हैं जो मुझे हर क्षण समाज और संसार के प्रति मेरे उत्तरदायित्वों का बोध कराते रहते हैं। पिताजी के वे अटल आदर्श और माँ की वो निस्वार्थ दृढ़ जीवन शैली ही आज मेरे पुरुषार्थ की वास्तविक प्रेरणा है। यह उनका ही आशीर्वाद है कि आज भी मैं अपने किसी भी कार्य में स्वयं को अकेला नहीं पाता। इसी अटूट जुड़ाव और सम्मान की भावना से मैंने अपने साहित्यिक सृजन में भी स्वयं को उनके अस्तित्व के साथ जोड़ लिया है। इसीलिए मैं अपना नाम केवल राजेश नहीं बल्कि राजेश चंद्रानी मदनलाल जैन लिखता हूँ। इस नाम के हर शब्द में मैं अपने माता पिता दोनों को अपने ही अस्तित्व में समाहित अनुभव करता हूँ। ये पॉडकास्ट उन्हीं की सीख को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। द 70 सोल माय वारासिवनी डेज से जुड़ने के लिए आपका हृदय से आभार। मिलते हैं अगली कड़ी में वारासिवनी की कुछ और अनकही स्मृतियों के साथ। सादर प्रणाम।